अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नदीम अहमद हाजिर है अपने नए व्लॉग के साथ खट्टी मीठी बातों में। दोस्तों, बहुत ही अहम ख़बरें, बहुत से अहम वाक़ात, पाकिस्तान का सियासी धारा बड़ा अजीब व गरीब मंजर पेश कर रहा है। सबसे पहले तो जनाब इमरान खान को ले डूबी उसकी वकला क़यादत। जी हाँ, दूसरा फैसला, पहले तो बल्ले का फैसला था ना जी, अब दूसरा फैसला भी उनकी मुखालफत में आ गया। जो एप्लीकेशन इन्होंने दायर की थी इलेक्शन कमिश्नर के ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों और अक़लियतों की नशिस्त के एलोकेशन के बारे में, वो दरख्वास्त पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने खारिज कर दी। इसके बारे में हम आपको तफसीलन बताएंगे और फिर तज़िया भी करेंगे कि इसके क्या मुज़मिरात हैं, क्या नुकसानात पीटीआई को पहुंचेंगे, क्या नुकसानात इमरान खान को पहुंचेंगे। दूसरी भी अहम खबर, जी हाँ, 20 मार्च को जनाब जो है ना, हमारे डोनाल्ड लू साहब को गवाही के तौर पे तलब कर लिया गया है। जी हाँ, बड़ी अहम खबर, इसके बारे में अभी तो हम थोड़ा सा तज़किरा करेंगे, लेकिन डिटेल में तो 20 तारीख को ही होगा, लेकिन ये है कि फिर भी हम इसके बारे में बताएंगे। और जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी के वो क्या कहते हैं ना, सेनेट का चेयरमैन बनने के लिए राहें खुल गई। जी हाँ, और फिर जो ख़बरें हैं वो हैं जो हमने कहा था ना कि ये कच्चे धागे पे बनी हुई हुकूमत है, यानी कि जो शेर जो है वो तीर पे खड़ा है। सो तीर हिला और डामाडोल हुए जनाब वज़ीर आज़म साहब। जी, इसकी तफसीलात भी आपको बताएंगे। बाकी जो है कि दोनों बिरादरान हसन हुसैन को, जैसे हमने बताया था कि उनको वारंट गिरफ्तारी जो थे ना, इश्तिहारी मुलज़िम के वारंट गिरफ्तारी जो है उनके वो कर दिए गए हैं, ख़त्म कर दिए गए। और वो दोनों को कहा है कि ठीक कोर्टों में आए, और नैब से भी कहा है कि वो जो है जो भी अपना मुकदमा वगैरह वो पेश करें। खैर, ये तो होना था। और वो ये है कि थोड़ा सा स्टॉक एक्सचेंज ने जंप किया है, क्योंकि कल गिरा हुआ था। मुस्बत बातें आ रही हैं कि जो टीम आई है IMF की, उससे मुज़ाकरात ठीक ठाक चल रहे हैं, तो उसकी वजह से कॉन्फिडेंस आया है मार्केट में। तो ये है। इसके अलावा जनाब मोहम्मद बशीर साहब, जिन्होंने हर उस वज़ीर आज़म को सज़ा सुनाई जिसने उनको एक्सटेंशन दी, आखिरकार रिटायर। चलो, ये बातें हैं तो तफसीलन हम जिक्र करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं दरख्वास्त करूँगा आप तमाम नाज़रीन से कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर दीजिए, और जब आप इसको सब्सक्राइब करते हैं तो जो बेल का बटन है उसको क्लिक कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले, और इसको शेयर कीजिए अपने तमाम दोस्तों को, अहबाबों को, जानने वालों को, अज़ीज़ व क़रीब को, हर एक को, ताकि जो है वो भी इससे मुस्तफ़ीज़ हों और कुछ हमें भी जो है उनकी राय सुनने का मौका मिले।
तो दोस्तों कमेंट्स, हाँ कमेंट्स के साथ साथ कमेंट्स दीजिए और कमेंट के साथ साथ राय भी दीजिए। तो दोस्तों चलते हैं, पहले चलते हैं उन ख़बरों से जो कि बहुत ज़्यादा वो तो नहीं है कि आखिर में, क्योंकि हमें काफ़ी डिटेल में डिस्कस करना होगा कि वकला क़यादत ने क्या क़यामत ढाई है पीटीआई पे। तो आगाज़ करते हैं। एक तो ये कि वो छोटी सी खबर है कि मोहम्मद बशीर साहब जो थे वो ही जज हैं जो हर एक को उसके पास भेजा जाता है वज़ीर आज़म को जब भी उसको मुख्तसर हल्के सज़ा देना चाहते हैं, और वो बड़े आराम से उसको सज़ा देते हैं। और मज़े की बात है कि उनको एक्सटेंशन भी दिलवाई जाती है कि भाई तुम बैठे रहो, अब दूसरा वज़ीर आज़म आ रहा है, बैठे रहो मियाँ तीसरा आ रहा है। तो हर वज़ीर आज़म को सज़ा दिलवाना या उनके मुकदमात को सुनना है, उनकी वो करना सब इनकी ज़िम्मेदारी थी। 2012 से वो लगे हुए थे, 12 साल तक रहे जगह पे, मुख्तलिफ़ लोगों को, वज़ीर आज़म को और बड़े बड़े लोगों की उन्होंने केसेस को सुना और बिलाखिर वो रिटायर हो गए। बहुत चाहते थे रिटायरमेंट के लिए, दरख्वास्तें भी देते थे, लेकिन हमेशा एक्सटेंशन 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 एक्सटेंशन, लेकिन बिलाखिर चैप्टर क्लोज़ हुआ। ठीक है, दूसरे नंबर पे जनाब, अरे हाँ तज़किरा एक उनका भी कर लेते हैं, जो हमारे असद तूर साहब हैं, हमारे साथी हैं, हमारे दोस्त भी हैं और यूट्यूबर भी हैं और सहाफ़ी भी हैं, कि वो जो है उनका मुकदमा चला लेकिन प्रोसिक्यूटर जो है वो नहीं आ सके बीमारी की वजह से, इसलिए जो है मसला अटक गया। तो जज साहब ने कहा कि भाई मंडे तक जो है आप हर हाल में आएँ, पेश हों, वरना फिर ये कि हम ज़मानत बगैर उसके भी दे देंगे। तो अब 4 दिन के लिए फिर उनको जेल में गुजारने पड़ेंगे, लेकिन चलिए देखिए क्या होता है आगे। तो ये बात है। फिर IMF से जो पॉजिटिव टीम आई हुई है और उससे जो मुज़ाकरात चल रहे हैं वो काफ़ी पॉजिटिव वे में चल रहे हैं। तो उसकी वजह से ये है कि जो मंदी का रुझान चल रहा था स्टॉक एक्सचेंज में, वो काफ़ी हद तक कवर हो गया है, बल्कि पॉजिटिव में गया है काफ़ी। 1000 पॉइंट तक आज जंप किया है स्टॉक ने। तो अब मुज़ाकरात जारी है कि ये किस्त तो इंस्टॉलमेंट जो है वो 1.8 मिलियन वाली तो इनको मिल जाएगी, बाकी के लिए भी पॉजिटिविटी नज़र आती है। और कुछ वज़ीर ख़जाना की वजह से भी पॉजिटिव असरात आ रहे हैं मार्केट में, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम जो है आमद दरामद करेंगे मतलब ये जो IMF की शराइत पर, और उसके अलावा हम ख़ुद भी जो है इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे, जो कि SIFC के नाम से इदारा बनाया गया है, जिसमें फ़ौज के सरबराह भी मेंबर हैं, और उसका सियासी लोगों का उस पर कंट्रोल नहीं होगा, और उसके तहत बहुत सारे इक़दाम करके माशियत को, इकनॉमिकल कंडीशंस जो है पाकिस्तान की सही की बेहतर की जाएंगी। तो उसका भी असरात पड़ा है। तो ये बात थी। अब इसके अंदर एक बात और भी है, हाँ सेनेट के लिए यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो है ना, क्योंकि आज वो जीत गए, क्योंकि सीट की मियाद ख़त्म हो गई थी उसके अंदर सेनेट के अंदर, तो दोबारा उन्होंने लड़ा और वो जीत गए आज इस्लामाबाद की सीट से। तो अब ये कहानी है कि वो बनने वाले हैं सेनेट के चेयरमैन। चंद दिनों की बात है, वो सेनेट के चेयरमैन बन जाएंगे। अब उसमें 2 तरीके हैं, या तो अभी बनाया जाएगा या फिर उनके लिए मैं ख्याल है, क्योंकि असल इंतखाब जो 49 सेनेट्स के मेंबर्स का भी इंतखाब होना बाकी है, क्योंकि अभी जो हुआ था वो तो खाली सीटों पे हुआ था, जो सीटें खाली हुई थी इन पे इलेक्शन होना था, कि जो लोग कौमी सूबाई असम्बली के मेंबर बन गए थे या जिनकी मियाद पूरी हो गई थी, तो उनके लिए राहें खुल गई हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के लिए। बुशरा बीबी का भी तज़किरा कर देते हैं। बुशरा बीबी के बारे में कोर कमेटी PTI ने बड़े मतलब ख़दशात का इज़हार किया है कि उनको जो बनी गाला में एक कमरे में मुक़य्यद रखा गया है, खाने वगैरह भी सही नहीं दिए जा रहे, उनकी ज़िंदगी को बहुत बड़े ख़तरात लाहक हैं। तो लिहाजा जो है हम तशवीश का इज़हार करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि भाई उनको थोड़ी आज़ादी दी जाए और उनको जो है ना अपने तौर पे ज़िंदगी के आज़ादाना ज़िंदगी बसर करने की इजाज़त दी जाए और ज़मानत को उनको रहा किया जाए।
बहरहाल ये तशवीशनाक बात है, खातून हैं और उनके लिहाज से अच्छा ही रवैया रखना चाहिए। तो ये बात है। अब हम बात करते हैं उसकी। जी हाँ, अमेरिका की जो कांग्रेस की जो है उसमें ख़ारजा उमूर की जो कमेटी है उसकी एक ज़ेली कमेटी है, और उसके अंदर उन्होंने 20 मार्च को एक पाकिस्तान में जमहूरियत का मुस्तकबिल, उसके बारे में एक वो रखा इजलास, और उसमें डोनाल्ड लू को एज ए विटनेस तलब किया है। तो ये पीटीआई के जो अमेरिका में विंग है वो काफ़ी लॉबिंग कर रहे थे, लॉबिंग फर्म भी हायर की हुई थी, और काफ़ी सेनेटर्स को उन्होंने इंगेज किया था कि पाकिस्तान में इलेक्शन में धांधली हुई है और ये हुआ है, और पाकिस्तान अमेरिका जो है पाकिस्तान की गवर्नमेंट को सपोर्ट ना करे और जो है उनसे देखे कि वहाँ के क्या हालात हैं, और वहाँ पे जो है जमहूरियत का मुस्तकबिल सही है या नहीं है, और अगर जमहूरियत के नाम पे कोई ड्रामा तो नहीं हो रहा। तो बड़े खतूत लिखे गए थे गवर्नमेंट को, जो बाइडन साहब को। तो बहरहाल ये हो रहा है, और उसमें जनाब मशहूर ज़माना डोनाल्ड लू साहब को बुलाया गया है। जी हाँ, वही डोनाल्ड लू जो आपको याद होगा कि जिनकी बातचीत हुई थी पाकिस्तान में, पाकिस्तान के सफ़ीर जो अमेरिका में थे, और फिर उस पर उन्होंने एक साइफ़र लिखा था, और वो साइफ़र को जनाब इमरान खान साहब ने अपनी पब्लिक गैदरिंग में लहराया था, और ये कहा था कि देखो ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश है, ये मेरी हुकूमत को टॉपल करने की इसके अंदर बातचीत की गई है, और इन्होंने ये कहा है कि जो है ना मुझे जो है ना हटा दिया जाए एज ए वज़ीर आज़म। तो वो साहब देखिए वो आके क्या कहते हैं, उनसे क्या सवालात क्रॉस होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं। बड़ी दिलचस्प कार्रवाई होगी जब इसके सवालात जवाबात आएंगे 20 मार्च को, ठीक है। तो इसमें होगा, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या होगा ये आगे चल के हम बात करेंगे, जब 20 मार्च को ही कर लेंगे। अभी तो इतना नज़र नहीं आता, क्योंकि पाकिस्तान को इतनी अभी बड़ी बड़ी इमदाद तो मिल ही नहीं रही है। पाकिस्तान जो इस वक्त बाइडन साहब जो है ना, जो बाइडन की निगाह में पाकिस्तान की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। अफगान वार से उन्होंने अपने लोगों को बुला लिया, अफगान वार में दिलचस्पी अमेरिका की ख़त्म हो गई, तो पाकिस्तान में भी दिलचस्पी ख़त्म है, तो लिहाजा पैसे वैसे तो बहुत बड़ी एड नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रहा। तो इससे अगर ये चाहें भी तो अगर कोई ऐसे बात होती भी है और रिकमेंडेशन भी ये कमेटी कर भी देती है, तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ने वाला तो नहीं है। लेकिन देखिए, इंतज़ार कीजिए 20 मार्च का। अब हम चलते हैं जो अहम खबर जिस पे हमें डिस्कस करना है, लेकिन उससे पहले यह है कि कमरुज़्ज़मा कायरा और जनाब नदीम चंद के दरमियान मुकाबला चल रहा है। उनमें से कौन जो है गवर्नर पंजाब बनेगा। मखदूम साहब को तो हटा दिया गया है, लेकिन जहाँ तक जो इतलात आ रही हैं इस पर बड़ी टफ टसल है। एक तो कायरा साहब आज तक भी उस पार्टी से हटे नहीं, उस पर जमे रहे, जबकि चंद साहब के साथ ही है कि वो निकल गए थे 2-3 साल के लिए, पीटीआई में चले गए थे, फिर वापस आए भी उस पार्टी में, तो एक दब्बा उनका लग गया है। लेकिन वो ज़्यादा यंग हैं, ज़्यादा एक्टिव हैं। इस वक्त ये हो रहा है कि नौजवान लोगों को या ऐसे लोगों को जो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं उनको लाया जाए, और जो सीजनड है कहा जाए तो कायरा साहब तो सदियों से जब से ही है सियासत में आए, पीस पार्टी में चल रहे हैं और डटे हुए हैं, और चाहे हारे या जीते नरम गरम सर्द मौसम में साथ हैं, तो ये उनका पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन सारे वो थोड़े एज के ज़्यादा हो गए, ये हो गए, तो अब इस पर बहस चल रही है कि किसको क़यादत दी जाए। मेरे ख्याल में चांसेस जो है कायरा साहब के ज़्यादा हैं, लेट्स सी। और दूसरे नंबर में एक और बात भी है कि सिंध का गवर्नर, तो सिंध का गवर्नर तो आपको पता ही है कि अब इनकी छुट्टी होने वाली है, तो लेट्स सी कि खुशबख्श शुजात कब आती हैं। ये हम
बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे अहम टॉपिक जिस पे हमें डिस्कस करना था वो ये था कि वकला क़यादत ले डूबी इमरान साहब को और पीटीआई को। इस कदर इन लोगों ने गलत फैसले किए हैं जिसकी बुनियाद पर जो इनको अदालतों में शिकस्त हो रही है। प्रॉब्लम ये नहीं है, देखिए आपको पता था कि आप एक जंग लड़ने जा रहे हैं, आप मुक़्तदरा के ख़िलाफ़ एक जंग लड़ने जा रहे हैं, तो ज़ाहिर है कि वो तो तमाम इदारों को इनको प्रेशराइज़ करके आपके ख़िलाफ़ करेंगे। तो आपको जो भी एक्शन लेना था या लेना होता है उसको बहुत सोच समझ के लेना चाहिए ताकि कोई टेक्निकल बुनियाद पे आप नॉकआउट ना हो जाए। पहले वाला भी देखिए जो इन्होंने हरकत की कि जनाब जब आपकी अपने मंशूर में पीटीआई के मंशूर में जो तरीका कार दिया हुआ है कि किस तरीके से पार्टी इंतखाबात होंगे और आप इतनी बड़ी टसल कर रहे हैं, इमरान साहब पे इतने बड़े मुकदमात हैं, वो जेल में हैं, ये हैं जेल में हैं और मुकदमात के फैसले धड़ाधड़ हो रहे हैं। अब इलेक्शन का वक्त आ रहा है, आपको पता था कि इसके बगैर नहीं होगा, तो आपको पार्टी इलेक्शन उस तरीका कार के मुताबिक चाहिए बनाना, मतलब कराने चाहिए थे जो आपने खुद अपने मंशूर में दिया है और कोई लकूना नहीं छोड़ना चाहिए था, क्योंकि आपको पता था कि वो लोग तो अपना काम करेंगे, क्योंकि वो लोग तो कहीं भी कोई टेक्निकल पॉइंट अगर आपका वीक मिलेगा तो वो दबा देंगे काटा और यही हुआ। यानी सब कुछ देखे कि आप इतनी बड़ी जंग लड़ रहे हैं, आपको क्या करना है, एक एक कदम फूक फूक के उठाना चाहिए था, एक एक चीज़ को बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए था। और इनको बनाए इसलिए गए थे लीगल वालों को कि ये सारे लीगल एस्पेक्ट्स को देखें, वकला हैं बड़े बड़े नाम। अब जफ़र साहब बैठे हैं तो जनाब सलमान साहब हैं, तो साहब खोसा साहब हैं, तो जनाब गौहर साहब हैं, तो जनाब जो मरवत साहब हैं, मतलब वकील हैं यार, सारा कंट्रोल उनको, टिकट भी दिए, ये भी क्या शाहीन साहब है, कौन आदमी नहीं है यार जो नामी ग्रामी को उन्होंने अपना बनाया। इसलिए बनाया था ना कि वो टेक्निकल बुनियादों पे इस पर हमें कोई ऐसा मसला ना हो, हर जगह सेव कर सकें, क्योंकि हम ऐसा स्टेप ना ले लें गलत। लेकिन ये इन्होंने कोई प्रॉपर गाइड ही नहीं किया और नतीजा ये हुआ कि टेक्निकल बुनियाद पे जब वो गया इंतखाबी निशान का मसला, जब इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि जनाब ये तो सब गलत है, आपने जो इलेक्शन कराए वो आपके अपने मैनिफेस्टो के मुताबिक ही नहीं है, ये आपने कौन से इलेक्शन करा के इंटर पार्टी हमें भेज दिए, तो अब ये फंस गए। और फंसने के बाद फिर ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में वो डमाडम हो गया। आपने चैलेंज भी किया, ज़ाहिर है कि इलेक्शन कमीशन का आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना था, आप चले गए और आप हार गए वहाँ पे और आपको इंतखाबी निशान नहीं मिला। कितनी बड़ी तकलीफ़ हुई आपको, किस प्रॉब्लम से करे, खैर जैसे तैसे उसको मैनेज किया था। जब आपको ये नज़र आ रहा था कि हम लोग आज़ाद लड़ रहे हैं और ख़वातीन की अक़लियत की मखसूस नशिस्तें हैं, तो उनको हम कैसे लेंगे? ज़ाहिर है कि ऐसे आज़ाद तो ले नहीं सकते, किसी पार्टी का प्लेटफॉर्म चाहिए, तो पहले से ही कोई पार्टी कर लेते। अब आपका अगर ये जनाब था सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, हामिद रज़ा साहब से था, तो हामिद रज़ा साहब को प्यारे भाई, मेरे दोस्त, मेरे हमदम, पहले उन्हीं की टिकट जो उनका जो ना सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नाम पे लड़वाते ना, भले आप सपोर्ट करते कि हाँ पीटीआई इनको सपोर्ट कर रही है, ठीक, तो पीटीआई के सपोर्ट होता, वोट आपका पड़ता, लेकिन वो अपने पार्टी के नाम पे खड़े होते और जीत जाते। अब पार्टी एक पार्लिमानी पार्टी बन जाती, वो पार्लिमानी पार्टी बन जाती, तो फिर वो ठीक है भाई, ठीक है, एक ही जगह 50 आदमी आ गए, 100 आदमी आ गए, फिर आपस में जम हो जाते और उसके बाद वो आपको सीटें मिल जाती। अब आपने क्या किया कि उनको भी आज़ाद लड़वाया है, सपोर्टेड बाय द पीटीआई, बट आज़ाद उनकी अपनी पार्टी का जिक्र ही नहीं किया और वो जीत गए। अब एक पार्टी वो पार्लियामेंट्री पार्टी बनी नहीं क्योंकि उसने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने, लिहाजा एक उसकी कोई सीट ही नहीं थी, उन्होंने कोई आदमी नॉमिनेट ही नहीं किया। तो एक तो ये होता है ना कि इलेक्शन में हिस्सा ना लेने का मतलब हिस्से में हिस्सा लिया लेकिन हार गए, वो बंदर ने हिस्सा ही नहीं लिया, एक आदमी को नॉमिनेट नहीं किया, कुछ नहीं किया और खुद भी आज़ाद, जो उसका हेड है वो आज़ाद बन के जीता और आप उस पर जो है ना रातों रात जम हो रहे थे। ये कौन से वकला थे भाई, ये कौन से लोग थे जिनको कानून आर्टिकल 104 नहीं पता था, या मतलब इंतखाबात जो एक्ट है, इलेक्शन एक्ट के बारे में नहीं पता था, आइन के बारे में, मतलब क्या इन्होंने क्या डिफ़ाइन, इमरान खान साहब को क्या, वो तो बेचारे जेल में, इन्होंने क्या हरकतें की कि उल्टा मरवा दिया। अब यही हुआ कि भाई वो सब करवा के जब गए तो उन्होंने कहा डेफिनेशन क्या है, अगर इस बंदा जो था इसने, ये पार्लिमानी पार्टी तो है ही नहीं,
इंतखाबी पार्टी थी कि एक आदमी है, कागजी तौर पे मैंने पार्टी रजिस्टर्ड करा ली, एक इंतखाबी निशान ले लिया, लेकिन उसके बाद ना मैंने कोई कैंडिडेट खड़ा किया, बल्कि जो मैं हेड हूँ मैं भी उस पर खड़ा नहीं हुआ, तो मेरा डेफिनेशन क्या हुई? और मेरा कोई आदमी जो है ना वो भी जीता भी नहीं, मैं खुद जीता तो वो एज आज़ाद जीता हूँ, तो भाई अब क्या कहानी है यार। तो ज़ाहिर है कि वो सारी चीज़ें जो हैं उसमें था कि पार्टी जो विन करती है उसको फिर वो सीटें मकसद की जाती हैं, तो पार्लिमानी पार्टी बन जाती है। जब उसने विन ही नहीं की वो बनता, तो यार क्या कहानी। मतलब इतने बड़े बड़े वकला, इतने बड़े बड़े जहन, इनको इमरान खान साहब इसलिए तो लाए थे कि यार तुम करो, वो तो अपने इलेक्शन में लग गए। खोसा साहब जो जीत जाएं तो फला, सलमान साहब जीत जाएं तो शाहीन साहब, अरे यार तुम जीतो हारो यार, पार्टी बचाओ मेरे भाई, पार्टी बचाओ। मरवा साहब जीत जाएं, फला साहब जीत जाएं, यार हलवे मांडे खाएं, हलवे मांडे खाएं यार, क्या पागलपन लगाया हुआ तुम लोगों ने। बहुत बड़ी इज्जत पहुंची है, बहुत बड़ी इज्जत। अब जो पेशावर का फैसला है वो इसी बुनियाद पे उन्होंने कहा, एप्लीकेशन दी गई, इलेक्शन कमीशन ने कहा ये, तो उन्होंने नहीं किया। अब वो दूसरा इनका ये एतराज़ ये था कि साहब वो सीटें जो हमारी उनको ना दी जाए, दूसरी पार्टियों को। तो उन्होंने कहा बात ये कि आप जो है हाउस को तो पूरा रखना है ना। अगर हाउस 337 का है कौमी असम्बली और फला इतने मेंबर्स की है पंजाब असम्बली या सर KPK की इस असम्बली, तो वो तो उतने में पूरे कर दें। तो अरे अगर अब तुम एलिजिबल नहीं है तो क्या होगा, वो तो दूसरी पार्टी को पड़ जाएंगे। वो तो आपको जो है हाउस का जो नंबर है, जो आइन में लिखे हुए कितनी सीटें हर सूबाई असम्बली की, कौमी असम्बली की हैं, इंक्लूडिंग माइनॉरिटी एंड जो ख़वातीन की नशिस्तें, तो सारे वो उनको पूरा कर दी उन लोगों ने। अब बताइए यार, इस कदर मैं समझता हूँ कि समझ में नहीं आता कि अब इसको क्या करना है। अब इसका मतलब ये फ़ैसला खैर पेशावर की हद तक है, ठीक है। अब पेशावर की हद तक तो ये फ़ैसला हो जाएगा, लेकिन इसका होगा क्या इम्पैक्ट। अभी पेशावर की हद तक ज़ाहिर है कि वही फॉलो करेगा, पंजाब वाले फिर वही करेंगे, सिंध वाले, अल्टीमेटली ये सुप्रीम कोर्ट पे आप चले जाएंगे तो बात तो वही। और सिर्फ एक फ़र्क पड़ सकता है माइनर सा, कि आप जो है ना वहाँ पर जो है ये लोग तो हल्फ उठवा लेंगे, जो लोग इनको एलोकेट हुई हैं एक्स्ट्रा सीटें पंजाब में, सिंध में और कौमी असम्बली में और बलूचिस्तान में। यहाँ पर अलबत्ता आप ज़्यादा आपका स्पीकर कहेगा कि हल्फ नहीं ले रहे इन लोगों से, ये गलत सीटें इनको मिली हैं, ये वो, जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया आप लटका देंगे। इससे कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि सेनेट के इंतखाबात आ रहे हैं, 49 मेंबर्स का सेनेट का इंतखाब होना है, उस पर आपको कम अज़ कम 5-7 सीटें आप लूज़ कर जाएंगे बिला मकसद। मतलब क्या है यार, ये समझ नहीं आया कि यार पहले सोचो, क्योंकि दुश्मन से आप मुकाबला कर रहे हो, नहीं बड़ी ताकत से मुकाबला कर रहे हो, उन्होंने तुम्हारे साथ क्या क्या कर रहे हैं, तो वो तुम्हें नज़र आ रहा था कि यार ये हो सकता है, ये हो सकता है, हमें इससे बचना। हर वो टेक्निकल जगह को मजबूत करके चलें। बाद में भी आप इसमें शामिल क्यों हुए? आप ऐसी पार्टी में होते जिसकी एक आध सीट तो होती। वहदतुल मुस्लिमीन में जाते जाते क्यों रुक गए, मुझे समझ में नहीं आई बात कि क्या हुआ। तो बात वही हुई, और इसके ज़ाहिर है कि असरात तो फिर चलते ही हैं कि दूसरी पार्टियों को भी इसके असरात पड़ेंगे, और दूसरी पार्टियों में आने वाला एक वो तो हो गया ना, जिसे कहते हैं कि फैसले में और उसमें आ गया अदालतों के, और उसके कि इस तरीके से होगा। तो अगर कोई पार्टी पे अगर बुरा वक्त आता है, फिर इस पार्टी पे आए, नून लीग पे आए, JUI पे आए, उसके तो उनके साथ भी ये चीज़ें हो सकती हैं अगर उनकी टसल हो जाए मुख्तदर हलकों से। तो बहरहाल सियासत के लिहाज से देखा जाए तो चीज़ें गलत हुई हैं, लेकिन टेक्निकल बुनियाद पे ज़ाहिर है कि उनका राइट है कि वो डिसीजन इस टाइप के ही आएंगे, जो कि अगर आप किताब के मुताबिक चलेंगे, आइन के मुताबिक चलेंगे। तो ये हमें सोचा चाहिए जब आप ऐसी जगह पे लड़ने, जहाँ पे आपकी फ़ाइट हो रही होती है एक मजबूत इदारे के साथ हैं, और वहाँ पे भी पूरे जहन बैठे हुए हैं, दिमाग बैठे हुए हैं, तो आपको थोड़ा कलम, किताबें, कान और आँखें खुली रहें तो अच्छा है। बहरहाल इमरान साहब को मेरा मशवरा सिर्फ ये है कि भाई इन वकला वगैरह को छोड़िए, सियासी क़यादत को ज़िम्मेदारियाँ सौंपिए, जो सियासत को समझते हैं, ठीक है, जो सियासत के नशेब व फराज को समझते हैं। और मज़े की बात देखिए, इसके अंदर भी क्या हुआ कि कल तो हाजिर ही नहीं हुए ज़फ़र साहब, कहने लगे नहीं साहब ये तो जो है ना मुकदमा मुझे थोड़ी मिला था, ये तो जनाब वो दूसरे वकील जो हैं आवान साहब, उनको करना था। आवान साहब पीछे से गायब हो गए, तो फिर ये आए आज आने के बाद दलाइल दिए, इनके पास इतने मजबूत दलाइल भी नहीं थे
क्योंकि जो बाबर अवान साहब पिछली गली से कहाँ चले गए, तो ये नहीं पता है कि किस केस को, जो इतना अहम तरीन केसेस को हैंडल कौन कर रहा है, उसको डील कौन कर रहा है यार, उस पर होमवर्क कौन कर रहा है। बड़ी अजीब गरीब बात है। तो बहरहाल ये अच्छा नहीं है। सियासी तौर पे तो हम शुरू से कहते हैं चीज़ें हो रही हैं, गलत हो रही हैं। एक पार्टी है, उसको उसका सिंबल दीजिए, उसको लड़ने दीजिए, उसकी जो सीटें आती हैं उसकी बुनियाद पे जो भी चीज़ें एलोकेट होनी है उनको दीजिए। ये चीज़ें सियासी तौर पे गलत हैं, लेकिन आप भी तो यार वो करके रखें ना कि जो टेक्निकल बुनियाद पे क्यों नॉकआउट हो रहे हैं आप, हैं? तो इस चीज़ को समझिए और सियासी लोगों को फ्रंट पे लाइए, प्लीज़ सियासी लोगों को फ्रंट पे लाइए जो सियासत के इसरार और रमूज़ को समझ सके। आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, इंशाअल्लाह फिर हम बात करेंगे कल दूसरे मौज़ूआत पे। इजाज़त दीजिए।